दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन तक बुलडोजर का धर्म ढूंढने वाले अलवर पर या तो चुप हैं या तो राजनीति जमकर कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये नीति बनाने वाले आखिर कौन है। वो जिस देश में 80% हिंदू हो वहां विकास का नया मास्टर प्लान बने तो 300 साल पुराना मंदिर ही हटा दिया जाए। आस्था तो आस्था, विरासत की भी कद्र नहीं की गई। आस्था और विरासत की बात ही क्यों, यहाँ पर तो इंसानों तक की कद्र नहीं की गई। और इंसानों की जब कद्र नहीं है तो जानवरों की कद्र की उम्मीद तो बिल्कुल ही आप भूल जाइए। टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपने 80 साल की बुजुर्ग महिला को उनके घर के ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए देखा। वो तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिखाई, ना सिर्फ आपको दिखाई बल्कि प्रशासन को भी जताया। डिमोलेशन ड्राइव में सीढ़ियां तक तोड़ दी गई थी। अलवर की अम्मा छत पर वहां पर इसी तरह से बीच में फंसी हुई है। अम्मा छत पर है तो वहां गौ माता सड़क पर है। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए जरा अलवर के राजगढ़ में जिस तरह से डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई 17 अप्रैल और 19 अप्रैल को, इस दौरान वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिली। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में गौशाला पर बुलडोजर चला दिया गया। उस गौशाला में जहां पर 400 से ज्यादा गायें थी। वन विभाग का कहना है, उनका दावा है कि गौशाला वन विभाग की जमीन पर बनी थी। कोर्ट के आदेश के बाद में गौशाला को तोड़ा गया, ये दलील दी जा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि गौशाला तोड़ने के पहले क्या 400 गायों के रहने की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी? सवाल ये भी बार बार खड़ा हो रहा है कि वन विभाग की जमीन पर अगर गौशाला बनी तो जब गौशाला बनी थी तब का क्या वन विभाग सो रहा था? तब इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब जिस तरह से कार्रवाई की गई, एक बार भी जरा मन में ख्याल नहीं आया कि उस गौशाला में जो 400 गायें हैं क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई? जो लोग फंसे हुए हैं क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई? टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपने अलवर की जिस अम्मा की तकलीफ देखी, आज ना चाहते हुए भी बड़ी मुश्किल के बाद में, समझिएगा बड़ी मुश्किल के बाद प्रशासन को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। टाइम्स ऑफ नवभारत की संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने जब प्रशासन के सामने अम्मा का मसला उठाया तो पहले तो ये कहा गया कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जो स्थिति बिल्कुल सामान्य है। लेकिन फिर एडीएम ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा, वहां पर स्थिति को देखने के लिए, समझने के लिए। टाइम्स ऑफ नवभारत में खबर दिखाए जाने के बाद दबाव में आकर आखिरकार हकीकत प्रशासन को स्वीकार करनी पड़ी और प्रशासन ने अब जाकर भरोसा दिया है कि अम्मा को मदद जरूर पहुंचाई जाएगी। नायब तहसीलदार जी भी आ गए हैं साथ में और ये उनको रेस्क्यू करने के लिए, यहाँ उनको देखने के लिए आए हैं कि क्या समस्या है क्या नहीं है। और ये जा रही है टीम अंदर, देखते हैं। क्योंकि हमने वहाँ एडीएम से जब बात की थी और तो वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने हमारी बात को मानते हुए यहाँ इनको भेजा है। ये ऊपर बातचीत करने के लिए यहाँ परिवार से हैं, परिवार ऊपर है। ये अम्मा है। अम्मा आपको जरा सा समझा देता हूँ सर। यहाँ से ये चढ़ के इनकी बहू आती हैं, खाना बना के इनको यहाँ खिलाया जाता है, दवाई दे दी जाती है। ये स्टोर रूम था, इसको रसोई बनानी पड़ी क्योंकि रसोई जो थी, अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रसोई है इनकी, ये पूरी रसोई है। इसमें जाने के लिए रास्ता इस तरफ से था। एक मिनट थोड़ा सा साइड में आएंगे। ये इस तरफ से रास्ता था लेकिन वो टूट गया है। ये टूट गया है यहाँ से। और यहाँ हॉल था उनका, वो हॉल भी टूट गया। और अंदर अब ये रसोई बची है। अब इस रसोई में भी कैसे जाए? अब कोई कमरा यहाँ ऊपर नहीं है, ठीक है। और ये देखिए, ये जंगले को हटा करके ये रास्ता बना गया। अब बुजुर्ग अम्मा को तो वहाँ नहीं पहुँचा सकते क्योंकि जो चली नहीं सकती कैसे जाएंगी। ये कमरा है क्या? ये इसी में अटैच्ड है, इसका कोई गेट नहीं है। उधर से खिड़की है, गेट नहीं है, ठीक है। अब देखिए इधर आइए आप। इनका सामने जो हॉल था वो टूट गया है। सामने जो हॉल था वो टूट गया है और यहाँ कोई रूम ऊपर नहीं है, इसलिए ये चादर लगा के इनको यहाँ चादर के नीचे रखा जा रहा है। अब आप देख लीजिए कोई रूम है यहाँ। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था और वो जो सब इंस्पेक्टर कह रहे थे रूम है, रूम है। कहाँ रूम है बताइए? हाँ बताइए कहाँ रूम है? ये स्टोर रूम है जिसमें खाना बना करके, अब इसमें खाना बनाने के लिए इसमें तो नहीं रख सकते। मैं वो ही देख रहा हूँ। अब बताइए, हमारी टीम सच बोल रही है या सब इंस्पेक्टर सच बोल?
आप तो सच बोलिए। एक सेकंड, कैमरा ऑन है, लाइव हो रहा है। नहीं लाइव हो रहा है, एक मुझे बाहर तो निकलना है। मैं जब डीएम मैडम से बात कर रहा हूँ तो वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी जो सब इंस्पेक्टर भी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम रोज जाते हैं, हम रोज देखते हैं, ऊपर कमरा है, सब ठीक है। कितना ठीक है आप देख लिए? कमरा ठीक है, ये उनकी बात सही है, लेकिन कमरे में जाने के लिए कोई रास्ता वगैरह नहीं है, ये आपकी बात कौन सा कमरा ठीक है? ये पीछे जो कमरा है ना, ये पीछे कमरा नहीं, रसोई थी, उसका रास्ता नहीं रहा। अटैच है, रसोई प्लस कमरा अटैच है। वो रसोई और स्टोर है, रसोई और स्टोर है, लेकिन उसका अब रास्ता ही नहीं है। हाँ। कैसे जाएंगे? तो ये आप सारे जा सकते हैं अभी अंदर इसमें? मेन गेट तो नहीं है, मेन गेट से तो नहीं जा सकते ना। तो इतनी बुजुर्ग महिला कैसे जाएंगी बताइए? ठीक है, जो भी स्थिति है ना मैं देख के, और अभी मैम ने भिजवाई डीएम मैम ने, मैं उनको सारी स्थिति बताऊंगा। तो देखा आपने, दरअसल नायब तहसीलदार जब वहां पर पहुंचे तो टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम ने उन्हें एक एक तथ्य वहां का बताया, एक एक तस्वीर उन्हें समझाई और तब जाकर उन्होंने स्वीकार भी किया। 80 साल की अम्मा का दर्द राजस्थान की राजनीति में तूफान जरूर खड़ा कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर से ही आने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह आज इस अम्मा के घर पर पहुंचे। उन्होंने अम्मा को मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन से बात भी की। भंवर जितेंद्र सिंह जब अलवर के राजगढ़ पहुंचे तब बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पर थे और उन्होंने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन भंवर जितेंद्र का कहना है कि डिमोलेशन के लिए तो बीजेपी ही जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के कोई दूसरे जिलों के लोग और आसपास के दूसरे विधानसभाओं के लोग ने आके जब कोई स्पीच देता है तो ये इनकी बात है। तो इनका एक पूरा एक कार्यक्रम ये रहता है कि हम मंदिर तोड़े और उसके बाद उसको बीजेपी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कोई दूसरे जिलों के लोग और आसपास के दूसरे विधानसभाओं के लोग ने आके जब कोई स्पीच देता है तो ये इनकी बात है। तो इनका एक पूरा एक कार्यक्रम ये रहता है कि हम मंदिर तोड़े और उसके बाद उसको बीजेपी कांग्रेस को बढ़ा ले। या तो ये बात हो रही है चोर कोतवाल को डाके। आप चलिए मेरे साथ और उनसे बात करते हैं। आइए आइए। तो देखा आपने यहाँ पर जमकर राजनीति तो देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी ने अलवर मामले को हिंदू आस्था पर कांग्रेस सरकार का हमला कहा है। आज बीजेपी का दरअसल एक डेलीगेशन अलवर गया था और इस पूरे मामले के लिए उस जगह पर भी पहुंचे और इसी के तहत बीजेपी ने 4 मांगे रखी हैं। मंदिरों को एक बार फिर से बनाया जाए, जिनके पास संपत्तियों के कागजात हैं उन्हें मुआवजा मिले, ये भी मांग बीजेपी कर रही है और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। एफआईआर दर्ज तक करने की मांग की गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया कि मंदिर को तोड़ने का जो फैसला है वो बीजेपी के बहुमत वाले नगरपालिका बोर्ड का था। हमारे बोर्ड ने यह तय किया था कि जो रास्ता अधूरा पड़ा हुआ है, गौरव पथ वसुंधरा जी के समय स्वीकृत हुआ, वो पूरा नहीं हो पाया है, उसको पूरा किया जाए। स्पष्ट है उसमें, वहां चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने यह बहाना बना करके कि बोर्ड ने कह दिया कि गौरव पथ बना दिया जाए, रास्ता चौड़ा कर दिया जाए और मंदिरों को तोड़ा गया, बर्बरता पूर्वक तोड़ा गया। आज 6-6 दिन से लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, लाइटें कटी हुई हैं, पानी के कनेक्शन कटे हुए हैं। इस प्रकार से बर्बरता का व्यवहार मैंने मेरी जीवन में नहीं देखा है जो यहाँ पर किया है। ये इनकी बर्बरता तो औरंगजेब और तैमूर लंग के जमाने को याद दिला रही है। अब आप इस बात को समझिए, दरअसल राजस्थान के अलवर में जो कार्रवाई की गई, अब उसमें राजनीति एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए की जा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं, अलवर में क्या आस्था पर बुलडोजर चोट का जिम्मेदार जो हुआ वो कौन होगा? करौली के बाद में अलवर मामले से क्या अब गहलोत सरकार घिरती हुई नजर आती है? दिल्ली में बुलडोजर का धर्म जो लोग ढूंढ रहे थे वो अलवर में परेशान क्यों नहीं हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो लोग इन नेताओं से पूछना चाहते हैं और टाइम्स ऑफ भारत की इस खास कार्यक्रम राष्ट्रवाद के जरिए हम जानने की कोशिश भी करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है इस समय। बीजेपी की तरफ से अपराजिता सारंगी जी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से शुभांशु राय जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी और इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान भी मेरे साथ में। आप चारों का बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले जरा तस्वीर दिखाने के लिए हम मौके का रुख करते हैं जहां से इस समय मेरे साथी भंवर पुष्पेंद्र है। भंवर, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और उसके बाद में हम चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, बीजेपी कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है।
जी देखिए, पार्टियां भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हों, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। ये सर्किल जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सर्किल वो सर्किल है राजगढ़ का जहाँ रौनक रहती है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ जो तस्वीरें हैं उसके बाद रौनक से धीरे धीरे जब मैं लौटूंगा तो आप देखिए कैमरे की नज़र से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ज़िंदगी लौटने लगी, एक ठेला लग गया है, लेकिन अरमान छत के टूटी हुई छत की तरह लटक रहे हैं। लोग परेशान हैं। आप देखिए किस तरीके से जो दुकानें थीं, लोगों की दुकानें टूट गई हैं, घर जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। और मैं आपको ये तस्वीर यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। ये वो मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर था जिसमें किन्नर पूजा करते थे, और ये वो अम्मा का घर जहाँ सीढ़ियों पर बैठे और जिनको रेस्क्यू करने की बात कही गई है और कहा गया है कि प्रशासन अब उनकी मदद करेगा। ये टूटे हुए घर आप देख सकते हैं। जी भंवर, और बिजली की व्यवस्था होगी तो आप देखिए पानी के टैंकर जो हैं वो आ गए हैं, टैंक आ गए हैं पानी के। लोग मशक्कत करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने घरों पर पानी ले जाने के लिए। ये देखिए, ये अम्मा आप देख रहे हैं, ये पानी भरने के लिए बाल्टी लेकर आ रही हैं। और ये आप घर देखेंगे लोगों के तो आप देखेंगे कि किस तरह दिखाई देता है। ऐसे लगता है जैसे घर भी अब बाहर झांकने की कोशिश कर रहा हो। ये देखिए पानी भरते हुए लोग कुछ नज़र आएंगे यहाँ पर। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ एक जुगत लगाते हुए कुछ लोग देखिए, ये सफाई करके अपने घर में जाने का रास्ता बनाते हुए लोग ये देखेंगे आप यहाँ पर। और एक मैंने सुबह आपको बताया था कि जिस तरह से एक दुल्हन जो है वो नई आई थी यहाँ पर। ये देखिए दुल्हन की गाड़ी यहाँ पर है, लेकिन दुल्हन का घर जरा आप देखेंगे कि किस तरीके से तोड़ दिया गया। बड़े अरमानों के साथ वो यहाँ पर आई थी, लेकिन ये घर टूट गया तो बड़ी मुश्किल रही। और ये सामने आप देखिए राजनीति का मंच सज गया है, टेंट लग गया है। ये अलग बात है कि भले ही ये लोग उस वक्त नहीं आए जब इन्हें आना था, जब लोगों के घर टूट रहे थे, लेकिन फिलहाल ये टेंट है ताकि उन्हें धूप ना लगे। भले ही धूप में ये लोग तमाम जो रहने के लिए मजबूर हो गए हैं वो रहते रहें। वो तस्वीरें एक बार फिर मैं कहूँगा दिनेश जी से, दिनेश जी दिखाएं ये तस्वीरें। देखिए आप किस तरीके से घर टूटे हुए, लोग पानी बिजली की जुगत करते हुए, और वो लोगों को घर से सामान निकालने की भी मोहलत नहीं मिली। आप देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पानी के टैंक पहुँच रहे हैं और लोग यूँ जा रहे हैं बूंद बूंद पानी के लिए, क्योंकि राजस्थान में कहावत है कि चाहे घी फैल जाए लेकिन पानी की एक बूंद ना फैले। और ऐसे में इस तरह की कहावत के बीच राहत की उम्मीद तलाशता राजगढ़ आपको नज़र आ रहा होगा, जहां टूटे घर बाट जोड़ रहे हैं कि एक बार फिर से इस घर में जाने का रास्ता भर बन जाए। जी बिल्कुल भंवर, और ये जो तस्वीरें हैं, दरअसल ये तस्वीरें इन बंजर जगहों की नहीं, बल्कि मुझे लगता है वो सिर्फ ये मकान नहीं टूटे हैं, बल्कि लोगों के सपने भी टूट गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर विस्तार के नाम पर, सुपर मॉडल के नाम पर जो बुलडोजर चला, वो लोगों के अरमानों पर, उनके सपनों पर चला। लोग देखिए कैसे हवा में बीच में अटके हुए हैं। अब सोचिए जरा उस नवविवाहिता का क्या आखिर अरमान होगा, वो कितने सपने संजोकर यहाँ पर पहुंची होगी, लेकिन जब सामने होगी तो देखिए उसके सामने सिर्फ और सिर्फ खंडर होगा, सिर्फ और सिर्फ मलबा होगा। लेकिन अपराजिता जी, मेरे साथी भी बता रहे हैं वहां पर कि अब राजनीति का मंच सज चुका है। जिस तरह से एक पर्यटन पॉलिटिक्स है वो भी शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। आखिर इसे किस तरह की कार्रवाई कहेंगे? आप सबको मेरा नमस्कार। कुछ मुद्दे राजनीति से परे होते हैं और मुझे लगता है जहां तक लोगों की सुविधाओं का सवाल है, असुविधाओं का सवाल है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़ी है, जन जन के साथ खड़ी है। राजनीति का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो सत्य है उसे हम उजागर कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार है और हम सबको ज्ञात है कि 3 मंदिरों को तोड़ा गया। अपराजिता जी, गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है आप कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जो निर्णय लिया गया नगर निगम तो बीजेपी का है, ये जो पूरी कार्रवाई का निर्णय है ये बीजेपी की तरफ से लिया गया था। बोल रही हूँ, कहा गया कि म्युनिसिपल बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है उसने यह निर्णय लिया। मैं आपको बता दूं कि निर्णय जो था, रेजोल्यूशन हमने देखा है, निर्णय था कि रास्ता जो आधा बना हुआ है उसे पूरा किया जाए। ये नहीं कहा गया था कि पुलिस जो राज्य सरकार के इशारे पर चलती है, राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना मंदिरों को तोड़ना पुलिस के लिए असंभव है। तो ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपल बोर्ड ने कहा कि मंदिरों को तोड़ दिया जाए। कहा गया, एक निष्पत्ति ली गई, एक निर्णय लिया गया
कि रास्ता चौड़ा किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई की क्योंकि इशारे कहीं और से उन्हें मिल रहे थे। और ऐसी बात है कि कुछ दिन पहले 17 अप्रैल की बात है, इसी तरह 85 हिंदुओं के घर को तोड़े गए, अलवर में ही, राजस्थान में ही। लेकिन अब इसमें भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। शुभ्रांशु राय जी, ये भी आरोप लग रहा है कि जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है, दिल्ली के जहांगीरपुरी का एक तरह से बदले की बात कही गई है, बदले की कार्रवाई है, उससे भी अलग तो ये भी आरोप लगाए गए कि बिना किसी सोचे समझे इस तरह की ये कार्रवाई कर दी गई, लोगों के लिए कोई प्लानिंग तक नहीं थी। देखिए नैना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़ा एक सुंदर सा शब्द था, सत्य को उजागर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपके पैनल पे तमाम महान ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, तो सबको सत्य जानने का अधिकार है और आपके व्यूअर को भी जानने का अधिकार है। सबसे पहली एक बात है कि सत्य को उजागर होना चाहिए। तो 2015 में राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी। 100 से ज्यादा मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया सत्य उजागर होने के नाम पे, अपराजिता सारंगी जी, विकास के नाम पे। एक और बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सत्य को उजागर होना चाहिए। 2018 में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे 300 से ज्यादा मंदिरों को नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में तोड़ दिया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसको कितना प्यार है भगवान से, महादेव से और हिंदुओं से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बड़ा आपने अच्छा जिक्र किया, 17 अप्रैल 2022 राजगढ़, जहाँ की हम अभी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य को उजागर होना चाहिए। सत्य को इसलिए उजागर होना चाहिए कि कम से कम लोगों को। लेकिन जब अगर वसुंधरा राजे की सरकार ने अगर कार्रवाई की गई, तब कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? एक मिनट है ना, प्लीज देखिए ना, 18-19 मिनट हमने आपका कितना अच्छा पैकेज सुना। जवाब तो देखो कि दर्शकों को आपको पता होना चाहिए सत्य उजागर हो। दूसरी बात, 17 अप्रैल 2022 राजगढ़ एमसीडी, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य को उजागर होना चाहिए क्योंकि आपकी एमसीडी। एक मिनट, नहीं ठीक नहीं है ना, प्लीज आप बोलिए, मैं आप ही के सवाल से सवाल पूछना चाह रही हूँ, बोलिए। अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं आपका पैकेज सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। सुनिए मेरी बात। आप 17 अप्रैल 2022 राजगढ़ एमसीडी के चेयरमैन सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके बुलडोजर ने मंदिर तोड़ दिया। कोई बात नहीं, सत्य को उजागर होने दीजिए। और आपने जिक्र किया जहांगीरपुरी का, मैडम वहां पे भी हिंदुओं के मंदिर को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की एमसीडी ने मंदिर तोड़ा। अब रही बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, इनका जो कमल है, वो जब तक धार्मिक कीचड़ नहीं फैलाता तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ये नकली लोग हैं, इनका काम सिर्फ लेकिन शुभ्रांशु राय जी, ठीक है, आपके जो सत्य आप उजागर कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में कार्रवाई होती है तब आपको संविधान खतरे में नजर आता है, अलवर में कार्रवाई होती है तो संविधान खतरे में नहीं है। बराबर। एक और आपने बड़ा अच्छा सा आपने शब्द यूज किया, नवविवाहिता का दर्द। जी नैना जी, मैं आपकी बात के साथ एग्री हूँ, नवविवाहिता का दर्द आप बहुत अच्छा समझ सकती हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर में खुशी दुबे शादी के दूसरे दिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्राह्मण की बेटी को जेल डाल दिया। आज तक उस नवविवाहिता का दर्द कहां ठीक है शुभ्रांशु जी, आपसे अगर राजस्थान की बात करूंगी, आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, हो सकता है आप कश्मीर या फिर आप असम भी, गुवाहाटी भी पहुंच जाए, लेकिन अलवर की कार्रवाई पर बात कीजिए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, इतने दिनों से आप ही के पार्टी के नेता, जब दिल्ली में जब ये बुलडोजर चला था, वो तो कब्जे पर की जगह पर बुलडोजर चला था, तब संविधान जो है वो खतरे में आ गया था। अब अलवर की कार्रवाई में संविधान खतरे में नजर नहीं आता आपको? बिल्कुल। आज भी संविधान खतरे में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। ये बुलडोजर चाहे दिल्ली की एमसीडी हो चाहे राजगढ़ की एमसीडी हो, इसको चलाने का काम भारतीय जनता अगर पार्टी बीजेपी का बुलडोजर चले तो संविधान खतरे में है, कांग्रेस अगर बुलडोजर चलाए तो ये बिल्कुल ये आपका मास्टर प्लान है। कांग्रेस ने कौन से आपके स्टूडियो पे बुलडोजर चला दिया? जिस जगह पे ये बुलडोजर चला है वहां भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का बुलडोजर है। आप अच्छी पत्रकार हैं, अच्छी एंकर हैं, आप गलत पार्टी की वकालत कर रही हैं। मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रही हूँ। सवाल अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको दूसरी पार्टी की वकालत नजर आती है। शुभ्रांशु जी, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी एक उन्होंने अपना एक हथियार बना लिया है। अगर सवाल पूछे, अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आपने जब गौशाला पर जब अगर कार्रवाई की, गौशाला पर बुलडोजर चलाया, तो कोई प्लानिंग थी कि जिस गौशाला पर आप गाड़ी चलाएंगे वहां से अगर बुलडोजर चलाएंगे, उन 400 गायों की क्या व्यवस्था थी? जब आपने यहाँ पर घर अगर तोड़े तो जो लोग घर में मौजूद थे उनके लिए क्या व्यवस्था थी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है। अब मैं आपको एक डेट और बताता हूँ। 13 अप्रैल 2022
ये सामने एक लेटर पड़ा है। आप ये मेरे हरदीप पहले सिंह- सवाल का अरे तो मैडम, जवाब सुनिए दीजिए। तो सही। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब आपके दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप कहां इतना मैं 13 अप्रैल 2022 भारत सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने दिल्ली के बहुत ज्यादा दूर आपको जाने की जरूरत अरे नहीं भाई है। सुभ्रांशु जी, काम कीजिए। सुनिए, मैं समझ गई आपके पास जवाब नहीं है। एक सेकंड में समझ गई आपके पास जवाब नहीं है। सुनिए, मैं समझ गई आपके पास जवाब नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, आपने अगर बुलडोजर चलाया, क्या उसके लिए पहले से व्यवस्था थी? जहां पे 400 से ज्यादा गाय थी, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था थी? जिस घर में लोग मौजूद थे, वहां पर कार्रवाई की गई, क्या उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था थी? आप जवाब ढूंढिए। जब तक मैं जरा, मेरे साथ में और भी खास मेहमान है सुभ्रांशु जी, आप बातों को घुमाइए नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये जब अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तभी बात होगी, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे साथी, जरा मेरे साथी को मैं रुक कर लेती हूँ। दोस्त मित्र मददगार करते हैं। दिल्ली में 13 अप्रैल 2022 के जब दिन का राजस्थान की बात होगी तो आपको उत्तर प्रदेश याद आएगा, तब आपको दिल्ली याद आएगा। नवाजपुरी के अंदर मंदिर तोड़ने का भी आदेश दिया है। भी कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य जी? आपने चर्चा करी, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता ऐसा नहीं होता पार्टी हिंदू सुभ्रांशु धर्म जी, आप विरोधी मेरे है। सवाल का जवाब देंगे। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब देंगे। जी आचार्य जी। हाँ, पहले तो इनको चुप कराइए। मैंने इनकी बात को ध्यान से सुना, अब मेरे बात को सुने। रोहिंग्या देश में घुसपैठ कर रहे हैं, बांग्लादेशी जो घुसपैठिया हैं, जब वो पूरे दिल्ली में आतंक का पर्याय बन जाते हैं तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलता है और उसके खिलाफ, और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, उसके गुस्से में अशोक गहलोत सरकार जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए कैसे औरंगजेब बन करके हमारे हिंदू देवी देवताओं के 300 वर्ष से ज्यादा पुराने मंदिरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और इसके बाद गौशाला पर बुलडोजर चला रहे हैं जी। यह साबित करता है कि यह हिंदू विरोधी मानसिकता है इनकी, अपने आकाओं को खुश करने के लिए। और औरंगजेब के रास्ते पर चल करके अभी जो रमजान चल रहा है, लोगों को खुश करने के लिए अशोक गहलोत के आदेश पर अलवर में जो कुछ हो रहा है, अशोक गहलोत के आदेश पर हो रहा है और यह अपने आप में दुखदाई है, निंदनीय है। आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में भारत की जनता जो तिवारी जी है, बनारस में नरेंद्र मोदी जी मंदिर तोड़कर औरंगजेब के पर्याय बन गए। आपकी जुबान को लकवा मार गया था क्या? सुभ्रांशु जी बीच में नवाजपुरी में, मैं आपके बीच में शिव मंदिर तोड़ने का आदेश दिया नरेंद्र मोदी सुभ्रांशु जी, जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मार गया था क्या? जब आपसे सवाल पूछती हूँ मार गया था क्या? जब अगर आज के डेट में अगर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो वो नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है और उनके समर्थित ये धर्म गुरु हैं। जब वसुंधरा राजे सिंधिया ने 150 मंदिरों को तोड़ा तब आपके जुबान को लकवा मार सुभ्रांशु जी, जब आपसे सवाल पूछती हूँ तब आप जवाब नहीं देते हैं। आप ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, दिल्ली में मंदिर तोड़ने के लिए जिस तरह से इन दिनों लगातार कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर की, ऐसे नहीं। सुभ्रांशु जी, मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। सुभ्रांशु जी, मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आवाज नहीं कीजिए। अतीकुर रहमान जी, दोनों तो एक ही है। बोल रहे हैं जो गंगाधर वही तो शक्तिमान है। व्यक्तिगत अरे गुरु जी, पूरा देश सुभ्रांशु जी की आवाज कम कीजिए। अतीकुर रहमान जी, जिस तरह से कार्रवाई इन दिनों लगातार देख रहे हैं, उस तरह की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? लगातार हिंदू मुस्लिम पर हो रही कार्रवाई का एक तरह से रूप दिया जा रहा है। देशवासियों को जिनको वो हिंदू हृदय सम्राट समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी को, अरे पीसीआर की टीम अगर मेरी समझ सुन पा रही हो तो प्लीज इनका आवाज कम कीजिए सुभ्रांशु जी की। कंटिन्यू बोल रही हूँ मैं। अतीकुर रहमान जी, काशी का जो नैना जी देखिए, ये इंस्टेंट इनजस्टिस का जो कार्रवाई चल रही है सरकारों के द्वारा, पहले हमने देखा जहांगीरपुरी में और अब अलवर वगैरह की खबरें आ रही हैं। मैं इसको कहता हूँ ये इंस्टेंट इनजस्टिस। क्यों है ये इंस्टेंट इनजस्टिस? क्योंकि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों है? क्योंकि संविधान सिविल लिबर्टीज को बढ़ावा देने की बात करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। जी नैना जी, मेरी आवाज बहुत इको हो रही है, अगर ये ठीक हो सके। जी सर।
तो ये इंस्टेंट इंजस्टिस संविधान का वायलेशन है। सरकारों को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। पॉलिटिक्स होती रहेगी नैना जी। अब यहाँ पर सवाल ये आया कि जो आपने खबर दिखाई पूरे के पूरे राजस्थान की, और आप ये हिंदू भाइयों की हमारे बात कर रहे हो कि भाई ये हिंदुओं के खिलाफ एक्शन है, ये चीज जब हम जहांगीरपुरी में कर रहे थे तो हमको इल्जाम लगाया जा रहा था कि आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। आपने कहा कि क्या इन लोगों को ऑल्टरनेटिव कोई एकोमोडेशन दिया गया? ये बात जब हम कर रहे थे जहांगीरपुरी के लिए तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि सड़क पे बैठे हुए लोगों को ऑल्टरनेटिव वो चाहिए। अतीकुर रहमान जी, मैं आपसे कुछ सेंसिबल जवाब की उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि आप समझिए दोनों मामले बहुत अलग तरह के, दोनों मामलों को मिक्स नहीं किया जा सकता। घुसपैठिए हैं ना कि भारतीय लोग हैं। जी नैना जी, इसका मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी, देखिए जब कानूनी तौर पे बीजेपी फेल हो जाती है इन मामलों को एक्सप्लेन करने में, तो आसान सा पहलू लेके आते हैं, जिहादी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी। अरे एमसीडी, दिल्ली सरकार, माइटी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम 7 साल से सुनते आ रहे हैं ये बांग्लादेशी मामला, ये रोहिंग्या मामला। सुप्रीम कोर्ट में जब रोहिंग्याओं का मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? अपराजिता जी से पूछिए आप कि इनको बेसिक एमेनिटीज प्रोवाइड करना सरकार का कर्तव्य है। इनके स्कूल, इनकी लाइवलीहुड, इनका खान पान, बेसिक एमेनिटी से इनको वंचित नहीं किया जा सकता। अतीकुर रहमान जी, है कि आए दिन आप अवैध और वैध वाली कार्रवाई को बिल्कुल समझते होंगे। आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली में जो कार्रवाई वो हुई वो किस तरह की है, लेकिन आपने जो बीजेपी पर जो निशाना साधा, सारन जी, आप उसे किस तरह से देखती हैं? अतीकुर रहमान जी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है और इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर एक तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई का प्रचलन तो बीजेपी ने शुरू किया, तो फिर क्यों दिक्कत है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, एक समय था जब माफिया चलाती थी सरकार, अब जब थे उनका कारोबार। हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने में लगे थे और लगे हुए हैं और लगे राजस्थान में, इसलिए राजस्थान में सारंगी जी, और इसलिए हमारी सरकार वहां आई। जहां तक जहांगीरपुरी का सवाल है, मैं आपको कह दूं, जैसा कि आपने अभी कहा, बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ, अवैध जो अतिक्रमण है, जो अवैध है, उन्हें हटाना ही होगा। नहीं अपराजिता जी, लेकिन ये मैं ना सवाल में उत्तर प्रदेश को लेकर पूछ रही हूँ। जिस दिन, सुनिए, जिस दिन उत्तर प्रदेश की बात होगी उस दिन उत्तर प्रदेश पे बात करेंगे, जिस दिन जहांगीरपुरी की बात होगी तब बात होगी। लेकिन जो अलवर में कार्रवाई हुई, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अपराजिता जी, आप मुझे सुन पा रही है क्या? मेरी बात सुने रहना जी। आपको मेरी आवाज आ रही है अपराजिता जी? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अलवर में जो कार्रवाई हुई वहां पर बीजेपी की कितनी जिम्मेदारी है? क्योंकि निगम का बोर्ड बीजेपी का है और जिस तरह की कार्रवाई हुई वो बीजेपी के ऊपर एक तरह से सीधे सीधे बात आ रही है। नैना जी, आपने अपने प्रश्न की पुनरावृत्ति की है, दूसरी बार आपने वही प्रश्न जी, क्योंकि मुझे आपने जवाब नहीं दिया अपराजिता जी। मैंने उत्तर आपको दे दिया था। जो म्युनिसिपल बोर्ड का जो डिसीजन था, जो निर्णय था, वो निर्णय था कि हमें रास्ता बनाना है। निर्णय यह आज ही जो है इनका सेटअप कर दिया जाएगा। भंवर जितेंद्र सिंह ने भी डीएम से बात की थी जब वो यहाँ से निकले थे, और ये कहा गया था कि और भी कोई मदद की जरूरत होगी तो जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी मदद की जाएगी। हाँ, यदि किसी प्रकार की यदि कोई भोजन या इस तरह की कोई आवश्यकता है, क्योंकि बेसिक नीड हमने बात करी है, तो बिजली उनके चल रही है, चालू अवस्था में है, और पानी के टैंकर्स आप देख रहे हैं अभी भी मौके पे खड़े हैं, तो पानी की भी किसी तरीके से कोई असुविधा हो वो भी हम देख रहे हैं कि कोई मतलब परेशानी ना हो। बिजली पानी की जो बेसिक नीड है वो पूरी है, और यदि किसी तरह की भोजन अगर की कोई व्यवस्था है तो वो भी हम जो है नगर पालिका के स्तर से करवा देंगे। तो ये थी एडीएम मैडम जिनका कहना था कि उन्होंने यहाँ देख लिया है जिस तरीके से हमने खबर दिखाई थी, और ये बताया था कि सीढ़ी टूट जाने के बाद वृद्ध महिला जो थी वो वहाँ बैठी हुई थी, और अंदर हमने दिखाया था कि किस तरह से वो परेशान हो रही थी। और अभी ये तस्वीर मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि क्या अंदर जो है क्या बात हुई है, ये हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये मैंने जब दिन में बात की थी एडीएम से, तब इन्होंने एक नायब तहसीलदार को यहाँ पर भेजा था। ये अलग बात थी कि इन्हीं के पुलिस अधिकारी ये कह रहे थे कि नहीं, वहाँ सब कुछ ठीक है, और अब जब एडीएम खुद यहाँ पर आ गई हैं और देख रही हैं, तब इनको समझ में आ रहा है कि क्या नवभारत ने दिखाया, टाइम्स नाउ नवभारत ने, और क्या सही था। और उन्हीं तस्वीरों के
बनिस्पत अब वो कह रही हैं कि हम एक ऐसी सीढ़ी लगा रहे हैं जो सीढ़ी बिल्कुल मजबूत होगी और उस पर आसानी से उतर पाएंगी अम्मा, उसकी कोशिश की जाएगी। उसके अलावा जो भी राहत देने की बात है वो राहत यहाँ दी जाएगी। मैं अंदर जाकर उनके परिवार से एक बार बात करूँगा कि आखिर क्या कुछ राहत की बात उनके साथ हुई है, क्या उन्होंने देखा है। और ये देखिए, ये नायब तहसीलदार वही हैं जो उस समय हमारे साथ आए थे। ये तस्वीर में देख रहे हैं मीणा जी, देखा है सारा नक्शा हुआ है ना जी। अब ठीक है हमारी खबर है, सच है। नशे की प्रॉब्लम जो थी जेन्युइन थी। अच्छा। और उसको अभी मिस्त्री से नाप ले ली है मिस्त्री ने, कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार। अभी से काम चालू हो जाएगा उसका। नशा हो जाएगा? नहीं, नशे का काम अभी से चालू हो जाएगा। या तो अभी लग जाएगी, नहीं सुबह मस्ट लग जाएगी। 100%। अच्छा, दवाई की और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो प्रशासन मदद करेगा? कोई भी परेशानी होगी अपन को इन्फॉर्म करें, अपन मदद करेंगे। प्रशासन का मदद करना है तो जेन्युइन मदद होगी, बिल्कुल मदद की जाएगी। तो आप देख सकते हैं। चलिए एक बार तो थैंक्स कह दीजिए टाइम्स ऑफ भारत को। थैंक्स। चलिए, ये थे नायब तहसीलदार जिन्होंने थैंक्स तो कह दिया है, लेकिन हम थैंक्स कहेंगे हमारी उस खबर को जिस खबर का असर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला। ज़रा संभल कर आइएगा, ये पट्टी यहाँ टूट रही है। अंदर हम बढ़ते हैं और इस परिवार से एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो खबर थी जिसको टाइम्स ऑफ नव भारत ने प्रमुखता के साथ दिखाया और उसके बाद प्रशासन में खलबली हुई। हमने अपना सामाजिक सरोकार निभाया और लोगों से भी हमने बातचीत की। बातचीत के बाद ये पूरा मामला आपने उस समय देखा होगा, इसी तरह मैं सीढ़ियों से चढ़ता हुआ आपको नज़र आया था और फिर एक बार सीढ़ियों से मैं चढ़ रहा हूँ और देखिए यहाँ मैं आ गया हूँ उसी परिवार के पास। अब एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ मेरे विजय हैं, वो भी सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। थोड़ा सावधानी के साथ आएँ, चूँकि अभी तक तो सीढ़ियाँ यही है। ये अलग बात है कि हमारी खबर के बाद थोड़ा सा इसमें सुधार होगा और उस तरह की कुछ सुविधाजनक सीढ़ी लग पाएगी जिससे अम्मा जी भी नीचे उतर सकें। अब बताइए, प्रशासन आ गया, अब तो खुद एडीएम भी आ गई हैं, अब क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बहुत तारीफ हो रही है इस बात के लिए। तो भाई प्रशासन आपकी वजह से ही आया है। अच्छा। प्रशासन आया आपकी वजह से ही, सीढ़ियों के अभी नाप लेके गए हैं। आज की बोली उन्हें, कल सुबह तक सीढ़ी आपकी लग जाएगी। अच्छा, एडीएम से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि और भी कोई परेशानी होगी तो हम पूरी मदद करेंगे, चाहे वो दवाई की बात हो चाहे कुछ और बात हो। कोई भी समस्या होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी समस्या ये है कि भाई ये इसको थोड़ा सा वो ढकने के लिए सुविधा होती ताकि हम यहाँ पे सो सके ढंग से है जो, क्योंकि हमारे पास सोने के लिए और जगह तो है नहीं, ताकि हमारे बच्चे, हम खुले में सो रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल है जो। बस इस चीज की सुविधा हो जाए तो और मेहरबानी होगी। खुले में थे, कमरा नहीं था। देखिए ये छत बनाई गई थी, क्योंकि छत तो तोड़ दी गई है और उसके नीचे आप देख सकते हैं अम्मा अभी मौजूद हैं। आ गए हैं लोग प्रशासन के पूछने के लिए आपके पास। आप थोड़ा खुश हो? समझी रहा है मैं। समझे नहीं? अब ठीक है, अब लोग बाग थाने पूछवा आया, बाहर मैडम आई ने। अच्छा। अब सही है मामलो, अब सिड्डी बन जाओगी था कि? अच्छा, मैं ऊपर तो ना आई थी वे। अभी आई थी तो अब सिड्डी बन जाओगी तो सही है ना? अच्छा, ठीक सही है। चलो, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही हैं वो, क्योंकि उनको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इनसे बात कर लेते हैं। अब ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब आ गए अधिकारी, पहुंच गए सब यहाँ? आ गया ये उतर चढ़ तो जाएंगे ना, ये तो है उतर चढ़ जाएंगे। अब तकलीफ थोड़ी कम होगी। वो तो लग जाएगी तो उतर तो जाओगे थोड़े बहुत किसा चिचा। हाँ, यह है ना, सही बात है। हाँ, तो कैसे जैसे उतर जाएंगे, सीढ़ी लग जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। पहले दिन जब हमने इनसे बात की थी तो ये इनकी बहू हैं जो यहाँ पर थी। अब ठीक है, प्रशासन आ गया आपके घर तक? हाँ जी सर, अब थोड़ा रिलीफ में वो मिला है थोड़ा जो। टैंकर भी आए हैं, मगर अब टैंकर का पानी तो नीचे ऊपर नीचे वैसे कैसे लेके आए बिना उसके जो। लेकिन अब सीढ़ी लग जाएगी तो तकलीफें कम होंगी। हाँ जी, थोड़ा तो मिलेगी वो तो है जो। हाँ, रिलीफ तो, परेशानी तो थोड़ी कम होगी। अच्छा, चलिए, परेशानी थोड़ी कम हो तो ठीक रहता है और वो परेशानियों को दूर करने की कोशिश में हम कल से लगे थे, तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे। और अभी थोड़ी सी एक रौनक की उम्मीद लौट रही है इस घर को, और अगर छत भी इस घर की आ सकेगी तो शायद हमारी खबर जो है वो सफल हो पाएगी। बिल्कुल भंवर, जो पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, दरअसल जो टाइम्स ऑफ भारत ने खबर दिखाई थी उस पूरी खबर का असर हुआ और उस खबर को दिखाए जाने के बाद में ही प्रशासन जागा। जो अलवर की एडीएम है सुनीता, वो खुद वहां पर पहुंची। टाइम्स ऑफ भारत ने उनसे पूछा, तब उन्होंने आश्वस्त भी किया कि परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है भंवर कि ये तो एक परिवार है, ऐसे जाने और कितने लोग होंगे, जाने और ऐसे कितने परिवार होंगे जो इस तरह की कई और परेशानी
परेशानियों को देख रहे होंगे। क्या प्रशासन ने पहले कोई मास्टर प्लान को लेकर क्या कोई प्लानिंग नहीं की थी? क्या ये नहीं सोचा था कि इस तरह के भी हालात बन सकते हैं? प्लानिंग में कुछ कमी रह गई? देखिए, एक्स्ट्रा प्लानिंग प्रशासन की कुछ भी नहीं थी। और जब हम लगातार खबरें दिखाने लगे और हमने एक एक पहलू को दिखाया कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, चाहे वो शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हों, कि किस तरीके से उनकी क्या क्या परेशानी है, उसको हमने एक एक करके जब लोगों के सामने रखा है। और जब वो तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर सवाल करने लगी, तब जाकर थोड़ा मलाल प्रशासन को हुआ और प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद जब ये जो घर की तस्वीरें हमने दिखाई, अम्मा का दर्द हमने दिखाया कि किस तरीके से वो यहाँ मजबूरी में रह रही हैं, अपने ही घर में बेगानी सी होकर, तो भंवर जितेंद्र सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, परिवार से मिले। और जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी खबर पे अब एक्शन कर दिया है। उन्होंने उसी समय डीएम को फोन लगाया और डीएम ने तुरंत एडीएम को यहाँ पर भेज दिया है। एडीएम ने खुद आकर मौका मुआयना कर लिया है। उससे पहले हम एडीएम से खुद जाकर मिले थे, ताकि सामाजिक सरोकार निभाते हुए हम ये तय कर सकें कि खबर का असर हो ना हो, कम से कम एक असर ऐसा हो जो इस परिवार को राहत दे। बिल्कुल, यही सवाल मैं शुभ्रांशु राय जी आपसे भी पूछना चाहूंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमने खबर दिखाई, तब आखिरकार प्रशासन एक्टिव मोड में आया भी है, कार्रवाई की गई। शुभ्रांशु जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में बहुत कमी रही है? आप इसको तो स्वीकार करते हैं, अगर प्लानिंग होती तो ऐसे हालात नहीं बनते। नैना जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भंवर जी को, आपके पत्रकार को और टाइम्स नाउ के, उनके एक छोटे से प्रयास, मेहनत वाले प्रयास से एक व्यक्ति का छत और शाम तो सुंदर हुआ। और उससे भी ज्यादा धन्यवाद मैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को देना चाहता हूं, उन्होंने क्विक एक्शन लिया आपके कार्रवाई के ऊपर। वरना हमने अधिकारी तो दिल्ली में भी देखे थे। तो ये प्लानिंग तो शुभ्रांशु जी पहले भी हो सकती थी ना? अरे नैना जी, आपने एक बार सवाल पूछ लिया, आप समझ आ गया, जवाब तो दे दूं। मैं तो कह रहा हूं, बधाई के पात्र वो दोनों लोग हैं। मैं भंवर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और टाइम्स नाउ की पूरी टीम को। लेकिन हमने अधिकारी दिल्ली में भी देखे थे कि गुप्ता जी अपना कागज दिखाते रह गए और वो बुलडोजर उनका डीडीए अलॉटेड दुकान मकान तोड़कर चला गया। पहली बात। एक और आपका सवाल था, मैम प्लीज बोल लूं मैं, एक और सवाल था आपका। देखिए, चाहे वो दिल्ली का बुलडोजर हो, चाहे वो आपके राजगढ़ का बुलडोजर हो, ये दोनों एमसीडी के बुलडोजर का जीपीआरएस जो है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से ही चलता है। जब सवाल पूछती हूँ तो आपको बहुत बुरा लगता है, और आपने बहुत अच्छे से जल्दी से बधाई भी ले ली, बधाई दे भी दी, क्रेडिट भी ले लिया प्रशासन, क्योंकि आपका है। इस बात को आप, ये तो मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए कि ये प्लानिंग पहले हो सकती थी। आखिर 4 दिन तक वो जो महिला, वो अम्मा बुजुर्ग महिला, 80 साल की बुजुर्ग महिला ऊपर छज्जे पर अकेली रही, आखिर तब क्या हुआ होगा? मैं आपको वो नहीं नजर आया? नैना जी, मैं आपकी बात का ही तो जवाब दे रहा हूं कि उनकी समस्या का निवारण करने का काम अधिकारियों 4 दिन लगे हैं, 4 दिन लगे हैं शुभ्रांशु जी, 4 दिन। अरे सुन तो लीजिए मैडम, आपने अच्छा प्रयास किया, नतीजा ये हुआ कि आपकी मुहिम रंग लाई, अधिकारियों ने आकर अपना काम किया। सरकार ने क्या किया? अरे सुन तो लीजिए, हाँ, तो अधिकारी ही सरकार, वही तो कह रहा हूँ कि एक वहां के अधिकारी हैं कि उन्होंने आपकी मुहिम को रंग लाने दिया। और एक दिल्ली के अधिकारी थे कि गुप्ता जी, झा जी, शर्मा जी, सबके कागज देखने के बाद भी हिंदुओं की दुकानों को तोड़ दिया। है, मुझे बताने का मतलब ये है, देखिए नरेंद्र मोदी जी की शुभ्रांशु जी, आपकी इस बात को मैं खुश होकर स्वीकार करूं। मेरे जो दर्शक हैं वो भी आपकी इस बात पर हंस रहे होंगे और बड़े दुखी भी हो रहे होंगे कि आखिर किस तरह की दलील दे रहे हैं प्रदेश में बैठी सरकार के एक नेता। वो भी हंस रहे होंगे कि किस तरह की दलील दे रहे हैं, हंस रहे होंगे या दुखी हो रहे होंगे कि किस तरह की दलील दे रहे हैं आप? बिल्कुल, ये बिल्कुल देश के लोगों को जानना चाहिए कि राजस्थान के अधिकारी थे तो उन्होंने किया, दिल्ली के नरेंद्र मोदी के अधिकारी थे तो कागज दिखाने के बाद भी घर और दुकान को तोड़ दिया। अब देश के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर हिंदू धर्म, हिंदुओं और खासकर गरीबों का कोई दुश्मन है तो वो है नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार, क्योंकि इनको वोट लेना है गरीबों से और मदद करना है अपने अमीर दोस्तों की। अगर कागज दिखाने के बाद भी अगर आपने लोगों का आशियाना तोड़ दिया, ऐसी सरकार को दिल्ली में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो। मैं पूछ रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई उसमें प्लानिंग की कमी रह गई, जिस तरह से ऐसे हालात बने? हाँ या ना जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल एक भाषा में जवाब देता हूँ ना, जिस तरह से एमसीडी के अधिकारियों ने दिल्ली में अपना कृत्य किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई, दिल्ली के नेता और जिस तरह से अलवर में एमसीडी, राजस्थान की
राजस्थान के विषय पर चर्चा करने क्यों बैठे हैं? राजस्थान में, अरे नैना जी सुनिए तो सही, जिस तरह से अलवर राजस्थान में, जिस तरह से अलवर के भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के अधिकारियों ने वहां तोड़फोड़ करी, उन्होंने वहां पे भी हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को वोट तो हिंदुओं का चाहिए, लेकिन ये मंदिर तोड़ने से नहीं चूकते, ये इन गरीबों के घर मकान को तोड़ने से नहीं चूकते। अगर दिल्ली में हुई कार्रवाई को लेकर इतने ज्यादा आहत है, तो राजस्थान की कार्रवाई को लेकर क्यों? राजस्थान की कार्रवाई को लेकर इतना पत्थर दिल कैसे बन सकती है कांग्रेस? आचार्य जी, मंदिर जो ये कहा जाए भारत की विरासत है, भारत की धरोहर है, राजस्थान में 300 साल पुराना, अगर किसी तरह से अगर विस्थापन की कार्रवाई की जाती है, अगर बुलडोजर चलाया जाता है, तो कोई प्रक्रिया होती होगी। आपको ऐसा लगता है यहाँ उसका पालन नहीं किया गया? 100 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया वसुंधरा राजे ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता था कि हिंदुओं को मैं बेवकूफ बनाऊंगा। उनको चुप कराइए, शुभ्रांशु राय को चुप कराइए जी, शुभ्रांशु राय को चुप कराइए, नहीं तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा इनको। जितना ही बोल रहे हैं इनको चुप कराइए, नहीं तो मैं भी इनको बोलने दूंगा। बोलिए आचार्य जी। ये मास्टर प्लान नहीं है नैना जी, अशोक गहलोत का बदले की भावना का प्लान है, यह मास्टर प्लान नहीं है। जिस प्रकार जहांगीरपुरी में जिस तरह अवैध लोगों को हटाया गया जी, वहां कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा गया। और मैं तो मानता हूं कि किसी धर्म स्थल को नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, क्योंकि सब जगह ईश्वर का वास होता है। लेकिन जिस प्रकार मंदिर को अशोक गहलोत की सरकार ने तोड़ा है, बाद में गौशाला को तोड़ा है, या जी आपकी नजर पे पट्टी कहां चढ़ गई जब वहां की एमसीडी बीजेपी की है? वहां मंदिर और गौशाला तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पता है कि मैं इस देश के हिंदुओं को भ्रमित कर रहा हूं और कर सकता हूं। आप गलत बोल रहे हैं। सिर्फ अपने अमीर दोस्तों को मदद करनी है। उन्होंने मंदिर जयपुर में तोड़ा, उन्होंने मंदिर उन्होंने मंदिर बनारस में तोड़ा, और वो मंदिर वो अभी मंदिर श्रीनिवासपुरी में अपने घर के बगल में तोड़ने जा रहे हैं। क्या शैलेश तिवारी श्रीनिवासपुरी में शिव मंदिर को बचाने के लिए राजस्थान की कार्रवाई सही लग रही है, तो दिल्ली के समय पर इतने ज्यादा क्यों इस तरह से बातें कही गई? दिल्ली के समय पर कैसे संविधान खतरे में आ गया? और सनातन धर्मावलंबी धर्म के लिए 1000 साल का माइलस्टोन चालू किया है। आप धरने पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? शैलेश तिवारी श्रीनिवासपुरी में शिव मंदिर को बचाने के लिए धरने पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? जिसको तोड़ने का आदेश नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिसको तोड़ने का आदेश नरेंद्र मोदी की भारत सरकार ने दिया है, जिसको तोड़ने का आदेश अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने दिया है, आप बैठोगे? सीधा सवाल देश के लोगों को बताइए। शैलेश तिवारी धर्मगुरु में शिव मंदिर को बचाने के लिए बैठेंगे मंदिर के सामने धरने पे? एक लाइन में बोली हाँ या ना? बैठेंगे? आपके घर के बगल का मुद्दा है, बैठेंगे? एक सवाल मैं आपसे हाँ या ना में जवाब पूछ रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, सर, इस तरह की कार्रवाई में कांग्रेस सरकार का समर्थन था या नहीं? कांग्रेस सरकार का समर्थन था या नहीं? हाँ या ना में बताइए। हाँ या ना में जवाब बताइए। बिल्कुल मैं मंदिर की रक्षा करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा कब कड़ा कड़ा फूल हो सकता है। इस बात को समझना होगा। इस चर्चा को, इस बहस को मुझे यहाँ पर अभी रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। बड़ी खबर, हनुमान चालीसा विवाद के बीच में मुंबई पुलिस अचानक से सांसद नवनीत राणा के घर पर पहुंची है और उन्हें और उनके पति रवि राणा को साथ में लेकर गई है। बड़ी खबर आपको बताते चले। पुलिस और नवनीत के बीच में तीखी बहस की भी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है इसके बाद पुलिस दोनों को ही लेकर खार पुलिस स्टेशन चली गई। ये मामला लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से नवनीत राणा और उनके परिजनों के साथ में यहाँ पर बहस की तस्वीर नजर आई। देखिए टाइम्स ऑफ भारत पर वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। नवनीत राणा के घर पर यहाँ पर पहुंची है अरुणिल, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अरुणिल, जल्दी से बताइए आखिर क्या हो रहा है?
और ये बड़ी खबर मिल रही है हमें, जो खार का जो निवास स्थान है नवनीत कौर का, उनको और रवि राणा जो उनके एमएलए पति है, उनको खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। क्या ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ले जाया गया है या फिर उनको उनकी गिरफ्तारी के भी चांसेस है, ये इसकी पुष्टि अभी तक मुंबई पुलिस ने नहीं की है। हम काफी शिव सैनिक से भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ शिव सैनिक 2 दिन से यहाँ पे रुके हुए ताकि रवि राणा और नवनीत राणा को पकड़ा जा सके। आप बताएं कि अभी वहां से निकले हैं, आपको क्या लगता है ये पूरे इश्यू के बारे में? देखिए, जो ये बंटी बबली है 2 दिन से बड़े बोल रहे थे घर में बैठ के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे साथ 500 लोग आने वाले, 500 कार्यकर्ता है। और देखो, हनुमान चालीसा हिंदुओं का श्रद्धा का विषय है, लेकिन उसके ऊपर भद्दी राजनीति ये दोनों जो कपल है राणा फैमिली ये कर रहे थे, और इसका निषेध करने के लिए और इसका विरोध करने के लिए शिवसैनिक काफी तादाद से उनके घर के बाहर खड़े थे। तो ये सही बात है, काफी तादाद में शिवसैनिक उनके घर के बाहर खड़े थे और रवि राणा और नवनीत राणा की जब गाड़ी निकली भी, जो पुलिस के व्हीकल में उनको ले जाया गया, तो एक तरफ से एक अटैक भी किया गया था उनकी गाड़ी के ऊपर। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही खार पुलिस स्टेशन है, वहां पे उनको अभी ले जाया गया है। अभी इसके बाद क्या अनफोल्ड होगा, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहां पे उनको ले जाया गया, क्योंकि एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी ऐसा हमें पता चलता है। तो एग्जैक्टली इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मुंबई पुलिस है वो शिवसेना के अंडर में ही है, शिवसेना के जो मुखिया है वो ही यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो फिर क्या मुंबई पुलिस अंडर प्रेशर एक्ट कर रही है, इस पे भी एक बड़ा प्रश्न उभर के आता है। बट रवि राणा के जो घर है अमरावती में, उस पे भी शिवसैनिकों ने अटैक किया है, वहां पे भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। तो ये जो नवनीत राणा और रवि राणा ने जो मुद्दा उठाया था, ये बोला था कि वो सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मतलब मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं। अभी एक कठिनाइयां रवि राणा और नवनीत राणा के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाई सिक्योरिटी तो दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बट शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो काफी बड़ी तादाद में उनके घर के बाहर थे, मातोश्री के बाहर थे, और अभी उनका मूवमेंट करना मुश्किल किया है शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने। एक तरफ से ये प्रश्न भी उभर के आता है कि क्योंकि तुम्हारी पुलिस है, क्योंकि तुम्हारी सरकार है, तो तुम एक गुंडा राज चला सकते हो, क्या ये प्रश्न उभर के आता है? अरुणिल, जरा इस बात को हमारे दर्शकों को जरा स्पष्ट कीजिए, समझाइए, क्योंकि नवनीत राणा के उस बयान के बाद में जमकर बवाल हुआ। हालांकि उन्होंने उसके बाद में ये जरूर कहा कि मातोश्री के बाहर वो हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन जमकर वो तस्वीर विवाद वाली नजर भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था मामला ठंडा हो जाए, लेकिन क्या आपको लगता है मामला खत्म होने की बजाय और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? मामला खत्म होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि उनको अभी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और पूरी आशंका ऐसी जताई जा रही है कि उनको अरेस्ट भी किया जाए, और जो चार्जेस लगेंगे वो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने के चार्जेस उन पे लग सकते हैं। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, हम वापस से बता रहे कि अरेस्ट की पुष्टि नहीं हुई है, बट उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, खार पुलिस स्टेशन मुंबई पुलिस की तरफ से। और सरकार महाराष्ट्र में शिवसेना की है, उनके मुखिया उद्धव ठाकरे यहाँ के प्रमुख है, तो क्लियरली एक दबाव, क्या पुलिस दबाव में एक्ट कर रही है, इस ऐसा भी प्रश्न उभर के आता है, ऐसा भी प्रश्न उभर के आता है। और अभी हम खार पुलिस स्टेशन पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से अभी निकल के खार पुलिस स्टेशन जाने वाले, वहां पे क्या डेवलपमेंट होती है उस पर हम दर्शकों को बॉल टू बॉल अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल अरुणिल, हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि आज उस समय जमकर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं नवनीत राणा और उनके पति की, क्योंकि जब पुलिस अचानक उनके घर पर पहुंची तो नवनीत राणा और रवि राणा घर पर मौजूद थे, और इस बीच पुलिस के साथ में उनकी जमकर बहस भी हुई है। और उसके बाद ये तस्वीर पहले आप देखिए, जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस के तमाम नेता थे, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद थी, और देखिए बहस हुई। जर आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला या ठिकाणी आमचा अन्याय होत असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे, आम्ही जेलामध्ये गेलो तर जमानत सुद्धा घेणार नाही, या अन्याय सुद्धा लढत राहू। जर आम्हाला बेगुन्हा लोकांना फसवत असेल तर या ठिकाणी आम्ही कुठले काय कोण विचार घेतोय लाईव्ह चालू हल्ला करत आहे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, अमरावतीचे घरापर्यंत जे हल्ला करताय त्यांच्यावर कारवाई होत नाही,
आम्हाला म्हणतात की तुम्हाला न्याय लागेल आणि तुम्हाला घ्यावं लागेल. हे कोणता नियम आहे? आणि वॉरंट दिल्याशिवाय आम्ही येणार नाही. काय वॉरंट दिल्याशिवाय हातही लावायचा सांगून राहिली ड्यूटी है हमारा. आप कैसे बोल रहे हो? हम चलेंगे बांट लेगा ये ना. अरुण भाई और क्या ऐसे कैसे ले जाओगे आप? मैम आप वॉरंट आल्यानंतर मी कॉम्प्लेनच केलाय. तुम्ही येऊ नका. तुम्ही महिला तुमची रिस्पेक्ट करते, तुमचा मान सन्मान करते. येऊ नका. आम्ही कॉम्प्लेनच केला कालपासून. आमची पण कंप्लेंट आहे ना. आमची कंप्लेंट घ्या ना. अशा पद्धतीनं आमच्या तुम्ही व्यवहार केला दादा. नियमानुसार काम करा. नियमच्या बाहेर काम करू नका. नियमानुसार काम करा. मी तुम्हाला सांगत आहे, वॉरंट दाखवा आणि आम्ही लोकप्रतिनिधी आहे. आवाज खाली करा. आवाज खाली करा. आवाज खाली करा. मी सांगून राहिली. आवाज खाली. आमच्या घरात येऊ शकत नाही. आम्ही लोकप्रतिनिधी बांधला पाहिजे. चला बाहेर. या महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला अशा पद्धतीने घरामध्ये येऊन आम्हाला धमकवते पोलीस. या ठिकाणी आम्हाला अरेस्ट करत आहे. वॉरंट नाही आहे. आणि जे लोकांनी 500-600 लोकांनी हमला केला आमच्यावर, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही. पण मुख्यमंत्री सामने आमच्यावर गुन्हा दाखल होते. हे महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे. खासदार आमदारांना दाबण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या ठिकाणी मी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेला सांगतो की ही स्थिती महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणली आहे की आम्हाला आमच्या घरामध्ये येऊन आम्हाला सांगतात गुन्हा दाखल झाला. आमच्यावर गुन्हा दाखल करून आम्हाला जबरदस्ती न्यायचं काम करत आहे. हा पूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे. जर आम्ही या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचली पाहिजे यासाठी आम्ही विनंती केली. आमच्यावर गुन्हा दाखल केला आणि 500 लोकांनी आमच्यावर हमला केला. त्या ठिकाणी संजय राऊत म्हणते आमच्या गौऱ्या मैदानामध्ये गेलेले आम्हाला 20 फूट गड्ड्यामध्ये टाकू. संजय राऊत गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि अनिल परावरी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. तेव्हा आम्हाला मान्य आहे. या ठिकाणी जबरदस्ती पोलीस करत असाल आणि सरकारच्या सांगण्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या दबावामध्ये जर आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला या ठिकाणी आमचा अन्याय होत असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे. आम्ही जेलामध्ये गेलो तर जमान्यात सुद्धा घेणार नाही. या अन्याय सुद्धा लढत राहू. जर आम्हाला बेगुन्हा लोकांना फसवत असेल तर या ठिकाणी आम्ही काय कोण कशाला घेतोय? तो देखा आपने, दरअसल ये उस समय की गहमा गहमी की पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई जब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को हिरासत में लेने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची और संभवतः ये गिरफ्तारी भी हो जाएगी जल्द ही माना जा रहा है। लेकिन जब पुलिस यहां पर पहुंची थी तो किस तरह से जमकर गहमा गहमी हुई, पुलिस के साथ में बहस हुई। लगातार नवनीत राणा पुलिस से वारंट की मांग कर रही थी। प्रदेश सरकार पर जमकर वो आरोप लगाते हुए, नाराजगी जताते हुए भी देखी गई। और जब पुलिस यहां पर पहुंची तो उनके साथ में उनकी जमकर बहस भी हुई। उनका ये भी आरोप है कि बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर जो कार्रवाई की जा रही है वो गिरफ्तारी तक जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार कई एफआईआर, कई कंप्लेंट्स भी उनके सामने आई है। ज्यादा अपडेट के साथ में अरुणिल मेरे साथी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। अरुणिल, क्या ये गिरफ्तारी मानी जाए? क्योंकि लगातार नवनीत राणा ये कह रही है कि बगैर वारंट की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अरुणिल से मैं सवाल पूछूं आगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। दरअसल जिस तरह से महाराष्ट्र में ये जो राज ठाकरे से शुरू हुआ हनुमान चालीसा का विवाद, एक के बाद एक कड़ी दर कड़ी बढ़ता चला गया। उसके बाद में अमरावती से सांसद नवनीत राणा भी इस पूरे विवाद में कूद पड़ी। उन्होंने जिस तरह से मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, उसके बाद लगातार विवाद बढ़ता चला गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि उन्होंने ये भी कहा कि वो मातोश्री के बाहर जाकर, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। आज बड़ी संख्या
में कार्यकर्ता नवनीत राणा के घर पर पहुंचे और अब देखिए पुलिस की कार्रवाई हुई तो दूसरी तरफ किस तरह से यहां पर पटाखे जलाए जा रहे हैं, एक अलग गहमा गहमी की तस्वीर मानी जा रही है। और आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह से कार्रवाई की गई गिरफ्तारी भी संभव मानी जा रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए।